यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका नाम हमारे दिमाग में आता है, अगर हम सोचते हैं कि ये इतना अमीर कैसे हो गए, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है कि वहाँ पर तेल निकलता है, वो तेल बेच-बेच के अमीर हो गए। तो मैं आपको बता दूँ कि उनकी जीडीपी का बस 1% हिस्सा तेल से निकलता है, जितना उनकी जीडीपी है, उससे बस 1%। तो वो इतना अमीर आखिर कैसे हो गए? तो हमें थोड़ा-सा पास्ट में जाना पड़ेगा। अभी 20 साल की बात है, वो इतना अमीर हो गए, इतना डेवलप हो गए। टूरिज़्म के अगर व्यू से देखा जाए तो वो तीसरे नंबर पे हैं वर्ल्ड में। इतना जल्दी इन्होंने कैसे किया और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दुबई क्या है। दुबई एक स्टेट है। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई यूनियंस ऑफ स्टेट है, मतलब एक छोटे-छोटे किंगडम हुआ करते थे, जिसको बाद में क्या कहते हैं, सब ने 7 किंगडम मिलकर उन्होंने एक राष्ट्र की स्थापना की, जिसे हम यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। अलग-अलग राजा उन छोटे-छोटे राज्य को शासन किया करते थे और बाद में उन्होंने सोचा कि इसे एक देश बनाया जाए, जो बाद में यूनियन ऑफ टेरिटरी कह लीजिए। उसी टाइप से सातों ने मिलकर डिसाइड किया कि कौन वहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। उसके बाद यह एक देश बना और इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1971 को यूएई की स्थापना की गई। सातों देशों ने मिलकर जो अपना एक साथ आए और एक देश की स्थापना की, जो यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है। और इसमें 7 स्टेट हैं। सबसे पहले अबू धाबी है, दुबई है, अल क्वैन है, रसल खेमा है, अजमान है और फुजैरा। ये 7 स्टेट मिलकर एक देश बनाते हैं, जिसका नाम यूनाइटेड अरब अमीरात रखा जाता है। सातों के सहमति के द्वारा ये देश बनाया जाता है। अब इसकी प्रगति की शुरुआत की दुबई को अगर बात की जाए तो उसे दुबई को मछुआरों का गांव कहा जा सकता है। अगर आप 1990 के दशक से पहले का फ़ोटो देखेंगे या उसी टाइम का फ़ोटो देखेंगे, वहाँ पर सिर्फ रेत और रेत और रेत के अलावा कुछ नहीं था और वहाँ पे बस उन लोगों का काम था ऊँट चराना और मछली मारना। दुबई की बात अगर की जाए प्रॉपर, तो दुबई के जो शासक रहे, उनकी सोच इतनी दूरदर्शी थी कि उन्होंने फ्यूचर देख के रखा था। वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, फ्यूचर को लेकर कर रहे थे, प्रेजेंट को लेकर नहीं। उनके दूसरे प्रधानमंत्री राशिद बिन सईद अल मखदूम, उन्होंने 1990 तक शासन किया और वहीं से यूएई की अच्छे दिन की शुरुआत हुई। उन्होंने जो रिस्क लिए अपनी ज़िंदगी में, शायद कोई आज भी लेने से डरेगा, क्योंकि जो भी तेल का पैसा आया था वो भी उन्होंने क्या कहते हैं, मतलब अपनी प्रगति के लिए लगा दिया, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में नेचुरल रिसोर्सेज कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। अगर आज दुबई सिर्फ तेल पर निर्भर होता तो आज दुबई के पास इतना पैसा कभी नहीं आ पाता। और तेल की बात करें तो 1966 में दुबई में तेल की खोज हुई। उससे पहले वहाँ पर तेल नहीं मिलता था, जिसके बाद हाँ, तेल के मिलने के बाद जब उनके तेल मिला तो उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ ना कुछ धीरे धीरे सुधार होने लगा। जैसे ही जब सुधार होने लगा, जो वहाँ के दूसरे प्रधानमंत्री सईद अल मखदूम थे, उन्होंने एक पोर्ट बनाया। सबसे पहले 1972 में एक पोर्ट की स्थापना की गई, पोर्ट राशिद के नाम से, जहाँ पर जो भी व्यापारी आते थे, खासकर इंग्लैंड के जो अपना करने के लिए उनको शासन करते थे अलग अलग देशों पे, तो उनके लिए जाने के लिए एक रास्ता चाहिए था। और उन्होंने रास्ता तो चाहिए था, रास्ता तो था, लेकिन कोई स्टॉप नहीं था। तो उन्होंने वहाँ पर एक पोर्ट डेवलप करा ताकि वहाँ पर जो भी लोग आए खरीद सके, सामान खरीद, ताकि उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे हो सके। वो पोर्ट डेवलप करने के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगी। और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज़ों को वहाँ पर रुकना नहीं था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उसे डेवलप नहीं किया। उसका पूरा श्रेय जाता है सईद अल मखदूम को, जिन्होंने उसे बनाया और वहीं से यूएई की नींव रखी गई। उसके बाद उन्होंने 1979 में जबल अली पोर्ट बनाया। जब जबल अली पोर्ट बनाया, अब लोग हर जगह टैक्स लिया जाता था, तो वहाँ पर क्या किया गया, उनकी तरफ से एक कड़ा कदम लेते हुए उस टैक्स को फ्री कर दिया जाए। आप किसी टाइप का टैक्स नहीं भर सकते हैं, आप वहाँ पर आइए, सब कुछ स्टे कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन आपको टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कदम से उनको ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर पोर्ट्स पे जहाज़ें रुकने लगी, जिसके कारण से वहाँ पर लोग ज़्यादा आने लगे, तो ऑटोमेटिक चीज़ बदलती जाएगी। लोग ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा ज़रूरत होगी, ज़्यादा सामान बिकेंगे, तो उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा था इससे। लेकिन उसके बाद भी यूएई इतना डेवलप नहीं हो रहा था, क्योंकि वह एक कट्टरवादी मुस्लिम देश के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ शुरू की जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आप मुस्लिम देशों में देखेंगे तो वहाँ पर शराब अलाउड नहीं है, ग्लैमर अलाउड नहीं है। उनको वहाँ पर अलाउड किया, ग्लैमर और शराब, उन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हुआ, तब से क्या कहते हैं, यूएई ऊपर की तरफ आने लगा, धीरे धीरे उठने लगा। क्योंकि
आप मुस्लिम देशों में शराब नहीं पी सकते, लेकिन यूएई ऐसा कंट्री है, दुबई खासकर, यूएई में दुबई, जहाँ पर आपको हर चीज़ की छूट मिलेगी। ऐसा नहीं है आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत होगी, एक नॉर्मल रूल है ये दुबई का। यूएई के अगर और सभी इलाकों में देखें तो वहाँ पर अलग अलग रूल आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमारे स्टेट में राज्य होते हैं उसी टाइप से वो राज्य हैं, वहाँ पर अलग अलग शासन करते हैं। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि क्या कहते हैं, जब उन लोगों ने यूएई की स्थापना की तो उन्होंने डिसाइड किया कि कौन यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा और कौन यहाँ का राष्ट्रपति बनेगा। तो जो दुबई के शासक हैं उन्हें प्रधानमंत्री का ओहदा दिया गया। जो भी दुबई का शासक रहेगा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा प्रधानमंत्री बनते जाएगा, और जो अबू धाबी का शासक होगा उसका बेटा हमेशा से जो भी उस पर होगा वो उसका बेटा राष्ट्रपति बनेगा। इस टाइप से उन लोगों ने डिसाइड किया, और उस दशक से आज तक, जब से यूएई की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक वही रूल चले आया है। यूएई को उन्होंने इस तरह से डेवलप किया जो सारा देश का लोग आके सर्वाइव कर सके, मतलब हर किसी के लिए ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हो। उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया यूएई को, ताकि जो बाहर की कंपनियां हैं वहाँ आकर रह सके, अपना कारोबार डेवलप कर सकते। ये सब मेन रीज़न था कहीं ना कहीं यूएई को आगे ले जाने का। और इसमें ग्लैमरस का जब तड़का दिया गया तो यह और उछाल मारा इसकी इंडस्ट्री, और उसके बाद उन्होंने जो उससे पैसा कमाया उसको ऐसा नहीं कि उन्होंने सहेज कर रख दिया या कहीं पे लगा दिया, उन्होंने लगाया उस चीज़ के पीछे जो दुबई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, टूरिज्म। आज तीसरे नंबर पर टूरिज्म में है दुबई। उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया, जहाँ पर एक रेत में एक इमारत की आप नहीं सोच सकते, एक रूम की नहीं सोच सकते, वहाँ दुनिया का उन्होंने सबसे बड़ा बिल्डिंग खड़ा किया, बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। और बताया जाता है कि उसमें 160 फ्लोर तक आप रह सकते हैं। हालांकि वो 200 फ्लोर का अप्रोक्स बताया जाता है कि 200 फ्लोर का है, 160 कमरे तक फ्लोर तक लोग वहाँ पर रह सकते हैं। उन्हें सब कुछ में बड़ा चाहिए था। उन्होंने जैसे एक मिरेकल गार्डन बनाया उस रेगिस्तान पर जहाँ एक पानी की बूंद नहीं निकलती थी, वहाँ पर उन्होंने एक मिरेकल गार्डन बना दिया, और वहाँ पर लाखों टूरिस्ट आते हैं। उस मेडिकल गार्डन में तरह तरह के बताया जाता है, वहाँ लाखों तरह के फूल हैं, आपने ज़िंदगी में कभी उस तरह के फूल नहीं देखे होंगे। और ये लोग एक बार डिज्नीलैंड के लिए, कि एक डिज्नीलैंड बनाया जाए हमारे राष्ट्रीय में, उसके लिए वो लोग पहुँच गए अमेरिका, और उन्होंने जो डिज्नीलैंड के संस्थापक हैं उन्होंने बात की और बताया कि हमें सबसे बड़ा डिज्नीलैंड चाहिए हमारे यूएई में। लेकिन वो तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा सिर्फ अमेरिका में हो सकता है, क्योंकि हम उसके लिए यहाँ पर बनाया है, तो हमारा ही सबसे बड़ा होगा, इससे बड़ा कहीं डिज्नीलैंड नहीं बनाएगा। तो उन्होंने दुबई लैंड की स्थापना कर दी, डिज्नीलैंड से भी 2.5 गुना ज़्यादा। अब उनको जो चीज़ चाहिए थे बड़ा चाहिए था, छोटे में कुछ नहीं चाहिए था, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षण हो सके। वहाँ पर म्यूजियम ऑफ फ्यूचर से बिल्डिंग बनाया गया, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में से गिनी जाती है, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना, जहाँ पर लोग सोच नहीं सकते थे कि यहाँ पर कुछ निकल के आएगा, वहाँ पर उन्होंने वो चीज़ खड़ा किया, वैसी इमारतें खड़ा कर दी। और वहाँ पर दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब। अभी तक दुनिया में कहीं भी अमेरिका जैसे, जापान जैसे या कोई भी देश में 7 स्टार होटल आज तक नहीं है। वहाँ आप चप्पल पहन कर नहीं जा सकते, वहाँ पर आपको पहले बुकिंग करानी होगी। इस तरह की चीज़ उन्होंने डेवलप की जो दुनिया उसके बारे में सोच नहीं सकती थी। वो दुनिया के बहुत दूरदर्शी सोच के थे, वो बहुत आगे निकलना चाहते थे। दैट्स वाई आज वो इस रीजन पर पहुँचे हैं। उन्होंने एक दुबई का फ्रेम बनाया, बहुत बड़ा फ्रेम। उन्हें मतलब चाहिए तो बड़ा या नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने इस तरह का सोच के रखा था कि हम दुनिया के टॉप कंट्रीज में आएंगे, अगर हम होंगे तो सबसे ऊपर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, या हम होंगे या सिर्फ हम होंगे। और उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा। वह मॉल्स भी डेवलप किए, तो सबसे बड़ा मॉल ऑफ दुबई। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का उन्होंने तरीका आजमाया, और लोगों को उनके मन से या न मन से वहाँ पर लोग आ पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर टैक्स नहीं लगता था। आप काम कीजिए, अपनी कंपनी बिठाइए, जो करना है कीजिए, आपको 1 रुपया टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो उस समय की बात है जब दुबई डेवलप हो रहा था। अगर आप 1990 के दशक के यूएई को देखेंगे तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान, लेकिन अगर आज के यूएई को देखेंगे तो एक चमकता दमकता, जो हमेशा ऊपर जाने की सोच रहा है, नीचे का तो उसका कोई प्लान ही नहीं है। उन्होंने होटल भी बनाया, तो सबसे बड़ा होटल उन्होंने बनाया। और टूरिज्म उनका बहुत बड़ा, 70% लगभग अर्निंग उनके टूरिज्म से आती है, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देख के रखा था कि हमें आगे जाके क्या करना है।
इसलिए उन्होंने टूरिज्म को बढ़ा दिया, क्योंकि उनको पता था कि एक ना एक दिन ये नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी। जब नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होगी तो पैसे कितने दिन चलेंगे। इसलिए उन्होंने टूरिज्म को इस लेवल पर पहुंचाया कि अगर आप एक बार दुबई जा चुके हैं तो आप दूसरा बार भी जाना चाहेंगे। जो नहीं गए हैं उनका सपना होता है दुबई देखने का, क्योंकि उन्हें इस स्तर पर उसे डेवलप किया था। दुबई एक मछुआरों का गांव बोला जाता है। गांव को इस लेवल पे ले गए जहां दुनिया सोच भी नहीं सकती। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अभी जो दुबई के रूलर हैं या प्रधानमंत्री हैं, मोहम्मद बिन राशिद बिन अल मखतूम, ये अभी दुबई के करेंट प्रधानमंत्री हैं। जब उनके बाप का निधन हो गया, उनके पिताजी का निधन हो गया 1990 में, उनके पिता का नाम राशिद बिन सईद अल मखतूम था। उन्होंने कहा था, मेरे दादाजी वो ऊँट पर सवारी करते हैं, मेरे पापा जी वो ऊँट पर सवारी करते हैं, मैं मर्सिडीज पर सवारी कर रहा हूँ, मेरा जो बेटा होगा वो रेंज रोवर में सवारी करेगा, उनका जो बेटा होगा रेंज रोवर में सवारी करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब फिर से मेरा जो पोता होगा वो ऊँट की सवारी करने लगेगा। उनके ये कथन, आज उन्होंने इस कथन को इतना झूठ साबित कर दिया कि आप पूछिए मत। वहाँ पर पैदा होना मतलब आप मिलेनियर बन गए। वहाँ पे इस तरह के रूल बनाए गए हैं लोगों के लिए कि वो पैदा होते ही मिलीनियर बन जाते हैं, उनको सुविधाएं दी जाती है सरकार की तरफ। इसलिए वहाँ पर हर देश में, आप यूरोप के देश में देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें उठेंगी, बात उठेंगे कि क्या कहते हैं, सरकार हमारा ध्यान नहीं रख रही है, डेमोक्रेसी के खिलाफ प्रदर्शन। लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात में कभी डेमोक्रेसी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो नॉर्मल चीज़ें होती है लोगों को जो प्रोवाइड कराना होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी भूख, उनका स्टैंडर्ड, सब कुछ वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो उनके खिलाफ कौन जाएगा। जब आपको मांगने से पहले आपको चीज़ें सारी मिल जाती है तो आप जरूर उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। वही कारण है आज दुबई का जो रुतबा है दुनिया में अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। यही वजह है दुबई के ऊपर जाने का, और टूरिज्म इसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। और दुबई को अभी और डेवलप किया जाएगा आने वाले समय में, पूरे यूएई को डेवलप किया जाएगा, और इतना डेवलप किया जाएगा कि उन्हें नंबर 1 पे पहुंचना है। और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं एक दिन जरूर नंबर 1 पे पहुंचेंगे। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से दुबई को डेवलप किया है, यूएई को डेवलप किया है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं। और कोई भी देश मुझे नहीं लगता है कि इस बारे में सोचता होगा कि उसे इतना ऊपर तक जाना है। जहाँ पर रेगिस्तान में लोग कुछ नहीं सोच पाते, वहाँ पर पानी नहीं है, उन्होंने समुद्र के पानी को पीने के पानी में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने रेत पर महल खड़ा कर दिए, रेत पे गार्डन्स खड़ा कर दिए जहाँ पर एक पौधा उगना तक मुमकिन नहीं था। उन्होंने पोर्ट्स बनाए, एयरपोर्ट बनाए, उन्होंने ऐसी चीज़ें करी जो आप हमारे सोच के ऊपर अपने बियॉन्ड है। कहीं ना कहीं उन्होंने चमत्कार कर दिखाया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।